नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में। दरअसल सावन का मौसम भी है और झड़ी भी सावन जैसी लगी है। इसलिए भी इस पर बात हुई क्योंकि मध्य प्रदेश के 21 जिले तरबतर हैं और जो बाकी ज़िले हैं उनके बारे में रेड अलर्ट जारी हो गया है। और इसकी खास बात है कि किसान तो खुश है, लेकिन शहरों में जो बस्तियाँ हैं, जो खासतौर से निचले इलाके की बस्तियाँ हैं, वहाँ पानी भर गया है। और उस पर एक बात मैं शुरुआत में जोड़ना चाहूँगा। जब नाले किनारे घर बनते हैं, झुग्गी बनती है, तब उस आदमी की गैर जिम्मेदारी होती है कि वो नाले के किनारे झुग्गी बना रहा है तो बारिश में वो निश्चित रूप से बहेगा। लेकिन उसके बाद वो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका के अधिकारी क्या करते हैं, जो झुग्गी तो बनने देते हैं और बाद में फिर राहत के नाम पर सरकार को भी तंग करते हैं और खुद भी, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि बेइज्जत होते हैं। आज इसी पर बात करेंगे कि सावन की झड़ी तो लगी है, लेकिन ऐसे मौसम में जो बेहतर घरों में रह रहे हैं वो पकोड़े खाते हैं, चाय पीते हैं और उसके अलावा शाम को लुत्फ़ लेते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में बारिश तो खूब हो रही है, किसान खुश है क्योंकि धान की फसल लग रही है और जो फसल खरीफ की होती है उसको भी लाभ मिल रहा है। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कहते हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज चर्चा के लिए स्टूडियो हमारे साथ रहेंगे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री योगीराज योगेश जी, प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ जो स्टूडियो में है भूपेश गुप्ता जी, और सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री उमाकांत मिश्री जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे गांव देहात से सरोकार रखने वाले रमेश सिंह जी। चर्चा शुरू करते हैं, उसके पहले सुनते हैं डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। का महीना वर्षा ऋतु है, बारिश लगातार गिर रही है और ये अच्छी बात भी है कि औसत से हमारी बारिश इस वर्ष और अच्छी चल रही है। आमतौर पर बारिश के समय में सावधानी रखना ही चाहिए, खासकर आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में। वर्षा काल में पेड़ की शरण न लें। आमतौर पर पेड़ से बिजली को वो खींचता है और बिजली गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है। आगामी 4 दिन पूरे प्रदेश में हल्की वर्षा का अनुमान है। प्रदेश में 50% के आसपास सिंचाई के डैम भरे हैं। वर्तमान में फसल के लिए तो बहुत अच्छी है, बरसात फसल के लिए लाभदायी है। और कुल मिलाकर के जो अभी की स्थिति में सागर और कटनी में बाढ़ की स्थिति बनी थी, इसमें राहत कैंप भी चला रहा है और निचली बस्तियों में पानी भर जाने कारण से उनकी राहत भी पहुंचा रहा है। रतलाम, श्योपुर में कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, परंतु अभी रुकी हुई है, जैसे स्थिति सामान्य है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब अपने अपने स्तर पर चिंता पालेंगे। वैसे बारिश या असामान्य जनहानि की स्थिति में 4 लाख प्रति व्यक्ति की दृष्टि से शासन की तरफ से सरकार उनकी राहत की राशि देती है। पशु हानि में दुधारू पशु, गाय भैंस पे 37,500, भेड़ बकरी पे 4,000 और मकान क्षति पूर्ण गंभीर क्षतिग्रस्त ऐसे में 1,20,000 से लगा के 1,30,000 तक। तो लेकिन ये अधिकतम स्थिति है। हमारे आंशिक रूप से मकानों की क्षति में 6,500 तक देते हैं। फसलों की दृष्टि से 5,000 रुपया प्रति हेक्टर से लगा करके 32,000 रुपये प्रति हेक्टर तक राहत की राशि देते हैं। परमात्मा करे ये राहत की राशि की ज़रूरत ही नहीं पड़े, कोई कष्ट न हो। वर्षा वैसे भी भगवान की कृपा है। हम सब अपने अपने ढंग से अपनी सुरक्षा करें, खुद की भी करें, पास वालों की भी करें और खास करके छोटों बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में वो बाढ़ के या बहते पानी के बहाव की तरफ न जा पाए। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल हम सब के लिए ये वर्षा काल आनंद से गुजारेंगे, ये कामना कर। तो किसान खुश है, लेकिन हम गरीबों की बात भी कर रहे थे। गरीब तो बारिश की एक तरह से भगवान से प्रार्थना करता है कि भले उसका घर कच्चा लेकिन बारिश होती रहे। इसके साथ साथ आज तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ऐसा लगा जैसे राजनेता के साथ साथ मौसम के विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने मौसम की भी बात की और सरकार की उन चीज़ों को भी गिनाया जो जनता को वो राहत के तौर पर देंगे जो पीड़ित होंगे। तो इस पर हम बात करेंगे कि आखिर सरकार क्या क्या इंतज़ाम कर रही है, कहाँ कहाँ आर्मी की बात हो रही है। हालांकि आर्मी मध्य प्रदेश में तो नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के शहर पुणे में ज़रूर आर्मी पहुँच गई है। एनडीआरएफ की टुकड़ियाँ भी वहाँ काम कर रही हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मध्य प्रदेश में के बच्चे जब बाहर मुंबई में, बेंगलोर में या कहीं पुणे में जॉब कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनके माता पिता भी चिंतित होंगे। इस पर भी बात करेंगे।
चर्चा शुरू करते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे तीनों विशेष मेहमान, योगीराज योगेश जी, भूपेश गुप्ता जी और उमाकांत मिश्र जी, और फोन लाइन पर हैं रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, सुन रहा हूँ। चर्चा की शुरुआत गांव देहात के जरिए आपसी करना चाहते हैं, बाकी तीनों मेहमान आपको सुनेंगे। पहले सुन लेते हैं कि गांव में क्या स्थिति है। नर्मदा जी, तवा, इनकी बाढ़ की क्या हालत है, क्योंकि सहायक नदियों में पानी भर गया है। और इसके चलते जो खुशखबरी वो ये है कि जब बाढ़ 2 दिन तक रुक जाती है नदियों में, उसके साथ साथ जो नदी किनारे के गांव होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, कुएं होते हैं, बावड़ी होती है, वो सब रिचार्ज हो जाती है। और ये रिचार्ज जब नहीं होते हैं तो क्या दिक्कत आती है, ये भी हम बात करेंगे। हमारे जो मेहमान बैठे हैं स्टूडियो में, पहले आपसे पूछते हैं कि किसान कितना खुश है, और वो सच में पानी के लिए जब नहीं गिरता है तो बहुत भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन जब पानी गिरने लगता है तो सबसे ज़्यादा बर्बाद भी किसान ही करता है। क्योंकि बारिश हो रही है तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई किसान कुएं के पास में गड्ढा खोदकर पानी को उसमें सोखने की कवायद करता हो, या जो ट्यूबवेल होते हैं जिनका हर बार वाटर लेवल नीचे जाता है, उसके पास में कोई गड्ढा करके या तालाब खोदकर उसमें पानी भरकर अपने कुएं और बावड़ियों को रिचार्ज करे। ऐसी सुखद खबरें गांव देहात से कम आती है। आपकी राय रमेश जी? राघव जी, नदी नाले बिल्कुल उफान पे है और धान की फसल की रोपाई इस समय तेजी से चल रही है। बारिश से धान के खेतों में पानी लबालब भर गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल हमें इंजन और मोटर नहीं चलानी पड़ी, तो जो डीजल का खर्च है वो बच गया है। ये बहुत बड़ी बात है। बिजली भी बहुत कम मिल पाती थी, तो किसान के लिए तो बल्ले बल्ले है। अब तेज बारिश के कारण बारना का डैम भी लगभग भराने की तरफ है। बरगी के डैम तो खुल गए हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक में मतलब प्रदेश के सभी जलाशयों के गेट खुल जाएंगे। आपने जो रिचार्ज की बात कही, तो भारत के किसान में आज भी ये जागरूकता नहीं है कि पानी उसकी जीवन रेखा है। और अगर वो आज रिचार्ज करता, आज तो खैर वर्षा हो गई, रिचार्ज अपने आप हो गया, लेकिन अगर वो रिचार्ज करने के उपाय कर लेता है तो उसको अगली 2 फसलों में, गर्मी के दिनों में पेयजल तक में लाभ होता। लेकिन क्या मजाल कि मध्य भारत का किसान इस तरफ ध्यान दे दे। बाढ़ का एक राघवेंद्र जी, आपने भी अभी कहा, नकारात्मक पहलू भी है कि निचले क्षेत्रों में जो रहवासी है उनकी समस्याएं बहुत बढ़ जाती है। उनके घरों में पानी भर जाता है। प्रशासन के पास पिछले कई सालों का बाढ़ का अनुभव है, उसके डाटा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन को बगैर बताए पता होगा कि किन किन क्षेत्रों में पानी भरता है, किन किन क्षेत्रों के लोगों को रिलोकेट करना है, कहाँ राशन की जरूरत पड़ेगी, कहाँ साफ पेयजल की जरूरत पड़ेगी। तो राहत कैंप भी स्थापित करने की प्रक्रिया चल जानी चाहिए और उसके लिए जरूरी उपाय है वो भी होने चाहिए। आखिरी में मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक काम किया था। सिंचाई का जो नेटवर्क खड़ा किया था, हर नाले, हर नदी, हर पोखर पे स्टॉप डैम बना के प्रदेश में एक ऐसा नेटवर्क बनाया था कि सिंचाई के पानी को रोकने का जो अभियान शुरू किया था, आज वो फलीभूत हो रहा है। इससे सिंचाई का रकबा बढ़ा है, फसलों की पैदावार बढ़ी है, गहन कृषि को बढ़ावा मिला है और इससे किसान की आमदनी बढ़ी है। तो ये किसान जो है शिवराज जी को हमेशा हमेशा इस बात के लिए याद करेगा। तो चलिए, शिवराज जी के पास तो दिल्ली में भी कृषि विभाग ही है। अगर वो बेहतर काम करेंगे तो आज मध्य प्रदेश में आप उनकी चर्चा कर रहे हैं, कल हो सकता है कि देश भी उनकी चर्चा करे। लेकिन अभी तो हम ये कहेंगे कि थोड़ा मेरा निशाना भूपेश जी की तरफ होगा। दरअसल मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि पहले हम नाले और नदी किनारे घर बनने देते हैं, अतिक्रमण होने देते हैं, और बाद में जब बाढ़ आती है तो फिर उनको बहने से बचाने में मदद करते हैं। इसमें प्रशासन मुझे लगता है कि बाद में आता है। पहले तो आदमी खुद ही नदी किनारे घर क्यों बनाता है और फिर नाले किनारे घर बनाएगा और बाद में डूबने पर वो हाय तो मचाता है। तो कह सकते हैं भूपेश जी कि पहले तो मैं कहूँगा कि समाज खुद मुसीबत पैदा करता है, अधिकारी उस मुसीबत को फलने फूलने देते हैं, और बारिश के दिन आते आते वो फिर, जैसे परसाई जी ने कहा था कि सूखा भी जो है उत्सव होता है, बाढ़ भी उत्सव होती है। तो जिनके घर बह जाते हैं वो जानबूझकर घर बनाते हैं नदी किनारे, और फिर बहने पर सरकारी अमले को उत्सव मनाने का भी मौका देते हैं। आपकी राय? ये वैसे हास्य परिहास का विषय नहीं, मैंने हल्की सी एक आलपिन चुभाने की कोशिश की है, तो उसको आप उस अंदाज में ना लें। लेकिन जिस ढंग से आपने अपने कार्यकाल में जो आप काम करते रहे हैं और करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं, किस ढंग से आपने इस तरह की मुसीबतों से पार पाया और कैसे लोगों को समझाया, जागरूक किया, और जो लोग समझदार नहीं थे उनको समझदार भी बनाया?
आपकी राय? नागरिक जी, दोनों तरह की स्थितियां हैं और शहरी क्षेत्रों में अलग मिलेगी आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग मिलेगी। शहरों में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, घनत्व तो बढ़ रहा है, तो जो लो लाइन एरियाज़ हैं जिसकी चर्चा अभी रमेश जी कर रहे थे, वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं और फिर अपने मकान बना लेते हैं। नंबर एक। नंबर दो, जो स्थानीय निकाय हैं, जी। अगर वो समय समय पर सफाई करते रहती हैं इस तरह की संरचनाओं की जहाँ से पानी का ड्रेन होता है, वहाँ ये दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ पे सिल्टिंग हो जाती है, नाले भर जाते हैं, अगर टाइमली लोकल बॉडी अगर उसको प्लान नहीं करेगी तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो एक तरह से ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे पास, जो हमारी संस्थाएं हैं उनके लिए। बरसात हर बार एक चैलेंज होता है, ये बात उत्सव की नहीं है, बात चैलेंज की है। और इसीलिए हमारे यहाँ पे NDRF और SDRF वगैरह गठित हैं। कभी भी कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं तो तत्काल टीम पहुँचती है और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, राहत की व्यवस्था भी की जाती है। वैसे तो हर निकाय का ये प्रयास होता है कि कभी इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल, निकाय का प्रयास होता है कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन देखने में दूसरी चीज़ आती है। मैं आखिरी में आऊँगा योगराज जी की तरफ। उमाकांत जी, आप पानी, हरियाली के प्रति, भूपेश जी आपने हरियाली पर भी बहुत काम किया है, अगले दौर की बातचीत में उसका भी जिक्र करें, किस तरह से आपने बाढ़ के मौसम में ट्रकों पर बैठकर पेड़ पौधे ले जाकर आपने काम किया और वो मिसाल बने और वो पेड़ अब फल देने लगे हैं जहाँ जहाँ आपने काम किया है। लेकिन उमाकांत जी, दरअसल मैंने ये बात समाज की जिम्मेदारी में पहले की है, प्रशासन उसके बाद है और सरकार तीसरे नंबर पर रखता हूँ, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों के पास पूरा प्रदेश होता है, लेकिन जो नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, भोपाल के कितनी बावड़ियाँ जो गर्मी के पहले साफ़ होती हैं, भोपाल के कितने नाले जो बारिश के पहले साफ़ होते हैं, लेकिन आप देखिए कि पहली बारिश में नाले उफान पर आते हैं शहरों के, क्योंकि सफाई नहीं होती है। हम पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर उसकी सफाई के नाते इमरजेंसी में फंड सेंक्शन कराते हैं और बिना किसी उसके दनादन उस पर काम करते हैं। आधा कागज़ पर होता है, आधा सच में होता है और आधा जिसको मैंने उत्सव कहा है वो उत्सव में तब्दील हो जाता है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, दुष्यंत जी की 2 लाइनों के साथ शुरुआत करता हूँ। बाढ़ की आशंकाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। देखिए, हिंदुस्तान एक टॉपिकल कंट्री है। यहाँ पर पड़ने वाले तीनों सीजन जो मुख्य हैं जी, वो बहुत शिद्दत के साथ होते हैं और जाहिर है कि हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो एक सीमा तक ही किसी भी चीज़ से लड़ सकता है। और अब हमारी आज़ादी की उम्र इतनी हो गई है कि आम आदमी को भी इसमें थोड़ा सा तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ऐसी किसी भी फाइट के लिए। अभी होता यह है कि नहीं, आम आदमी तैयार होता है ना, वो फाइट में जाने के लिए तैयार होता है, फिर वो फाइट करता है। पहले नदी किनारे घर बनाता है और फिर वो फाइट करता है बारिश आने पर। नहीं, मेरी उस तैयारी से मतलब है कि नदी के किनारे घर ही नहीं बनना चाहिए। जब उसको मालूम है कि एक हो सकता है 1-2 साल पानी वहां तक ना पहुंचे, लेकिन 3-4 साल में एक बार स्थिति तो ऐसी बनती ही है। भूपेश जी इसी उसमें काम करते रहे, भूपेश जी भली भांति जानते होंगे, 3-4 साल में एक आध बार ऐसी स्थिति बन ही जाती है कि वो नदियां जो हैं वो आसपास की चीजों को अपने आप में समेटना शुरू कर देती हैं। मुश्किल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहें या शहरी क्षेत्रों में, सब लोग जानते हैं कि निचली बस्तियों में पानी घुसेगा, लेकिन पता नहीं क्यों आज भी हमारा माइंडसेट ऐसा है कि सरकार ही सब कुछ कर ले, सरकार ही हमारे को उस बाढ़ से भी निकाले, सरकार ही हमको मदद भी करे, सरकार ही वहां खाना भी पहुंचाए। तो अब थोड़ा सा उस माइंडसेट से हमको बाहर आना पड़ेगा, आज़ादी का हैंगओवर खत्म करना पड़ेगा, सरकार पे डिपेंडेंसी का हैंगओवर खत्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। बाकी रही बात अमले की, तो अमले की अपनी सीमाएं हैं। अब देखिए, अभी आप जिक्र कर रहे थे पुणे का, पुणे में जिस लेवल का पानी गिरा है, सरकारी तंत्र को जिस लेवल पर मौसम की विभीषिका को संभालने का उनके पास संसाधन है, वहां तक तो हम दोष दे सकते हैं। उसके बाद तो फिर वो प्राकृतिक आपदा के रूप में आ जाता है और उसके लिए फिर सबको तैयार होना पड़ेगा। सरकार दोषी हो सकती है कहीं, लेकिन पूरी तरह से उस पर हम दोष नहीं मार सकते। मैंने तो सरकार को तीसरे क्रम पर रखा है, लेकिन आपने पुणे की बात भी की, तो मैं बताऊं कि मुंबई पिछले 4-5 सालों से हम देखते हैं कि जब बारिश होती थी तो मुंबई में पानी भर जाता था। इस बार वहाँ की मुंबई महानगर पालिका जो है, बृहन नगर पालिका, उसने मुझे लगता है कि बेहतर इंतजाम किए होंगे। इसलिए अभी वैसी खबरें नहीं आ रही जो पिछले 2-3 साल पहले आया करती थी बारिश की शुरुआत के साथ ही, कि मुंबई में पानी भर गया है, मीठा नदी या नाला जो दरिया है वो समंदर की बैक वाटर से पीछे वो आ रहा है। लेकिन अभी हालात बेहतर है, इसका मतलब कि
वहाँ की नगर निगम महानगर पालिका ने बेहतर काम किया है मुंबई की, तो उसी की दरकार है दरअसल। योगी राज जी, सवाल है कि बेचारी नदियाँ तो 4-5 साल में इसलिए बाढ़ लेकर आती हैं कि तो जो हम गंदगी करते हैं नदी किनारे उसको सफाई करने आती, क्योंकि हम साफ भी नहीं करते हैं और नगर पालिकाओं के पास या जो प्रशासन है उसके पास इतने संसाधन नहीं है, तो बेचारी नदियाँ ही बाढ़ के बहाने सफाई करती है। उस सफाई में कई बार झुग्गियाँ और घर बह जाते हैं, लोग भी बह जाते हैं। ये एक तरह का प्रकृति का मेरे ख्याल से जो कुछ नियम होंगे हमारी गलतियों को सुधारने के, और उसमें भी हमको कई बार तमाचे पड़ते हैं। आपकी राय? मुझे ऐसा लगता है राघव जी की बाढ़ कभी कभी इसलिए भी आती है कि वो बताती है कि हमारी हद कहाँ तक है और आप किस हद में रहें। हमने भोपाल में देखा, एक हॉस्पिटल में पानी घुस गया, वहाँ बैरागढ़ साइड में एक हॉस्पिटल है, बड़ा नामी गिरामी हॉस्पिटल है। जब बाढ़ आती है तो पानी घुस जाता है वहाँ, तो वो नेचुरली बड़े तालाब की सीमा है। कोई नहीं, हम चूंकि नाम ही हमारे कार्यक्रम का बाखबर है तो उसमें बता देते हैं कि बाखबर ये है कि वो नदी तालाब किनारे हॉस्पिटल का नाम चिरायू है जी। और चिरायू भोपाल तालाब की जो हद है उसके अंदर बना है। उसको लेकर बहुत मुकदमेबाजी भी हुई, और जब भी बारिश होती है और उसका लेवल फुल टैंक लेवल जब होता है FTL, तब पानी वहाँ घुस जाता है। और उस अस्पताल की हिफाजत के लिए कई बार समय से पहले भी भोपाल झील के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि पानी वहाँ ज़्यादा ना भरे और वो अस्पताल चर्चाओं में ना आए। ये उसका कुल मिला के ये मेन बात है। प्राकृतिक आपदा अपनी जगह, लेकिन ये तो मानवकृत आपदा है जी। ये आप बढ़ावा दे रहे हैं कि ऐसे बार बार बाढ़ आए और एक किसी हॉस्पिटल को बचाने के लिए आप पूरे शहर को संकट में डाल देते हैं। तो ये बाढ़ वगैरह, मुझे ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत नुकसान होता है, लेकिन ये एक अपनी हद भी तय करती है। कई दिनों तक हमारे बहस चली कि बड़े तालाब की सीमा कहाँ है। अपने आप ऐसी बाढ़ आई कि बता दिया मैं कहाँ तक हूँ। तो वो नेचुरल जो 3-4 साल में एक बार बाढ़ आती है, जो वाटर लेवल वहाँ तक पहुँचता है, वहाँ तक बड़े तालाब की सीमा माननी ही चाहिए, वहाँ तक नदी नालों की सीमा माननी ही चाहिए, और उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन होता है कि लोगों ने तो अस्पताल, मैरिज हॉल, ये सब तालाब में घुस के बना रखे, और फिर जब ऐसा संकट पैदा होता है तो फिर आंदोलन और इसके लिए खड़े हो जाते हैं। अगर राजनेता, मैं बीच में टोक रहा हूँ, अगर राजनेता जिम्मेदारी से काम ना करेंगे तो अभी तो अस्पताल और शादीघर बने हैं इस झील में या नदी किनारे या नदी के भीतर। हो सके तो हमको कई बार कॉलोनियाँ कटती भी दिखेंगी, लोग प्लाट भी बेचेंगे। जी बिल्कुल, प्लाट बिकेंगे और फिर ऐसे ही पानी भराएगा वहाँ जी। और फिर केवल यही बात नहीं है पानी भराने की। आप देखिए, जैसे ही घर में पानी भरा था, तो अभी अशोका गार्डन और उस इलाके की मैं घटना पढ़ रहा था, वो बच्चा पानी भराया, कूलर पे चढ़ा और करंट लग गया, मर गया। तो ये एक अलग दिक्कत है। करंट पूरे नाले में, पूरे घरों में करंट फैलने का खतरा पैदा हो जाता है। ये सारी वो चीज़ें जो मानवकृत संकट है जी, जिन पर हम काबू पा सकते हैं। प्रकृति पर तो कोई काबू पा ही नहीं सकता, वो तो अपना एक नेचुरल खेल खेलती है। बिल्कुल। लेकिन जिस चीज़ों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करना ही चाहिए, वो हदें होनी चाहिए। आप क्यों पुराने भोपाल, आप तो सब वहाँ के रहने वाले हैं, आपको पता है कई बार बिजली के खंभे लोगों के घरों में बने हुए हैं। आज भी लोगों के जो नाले हैं वो लोगों के 3-3, 4-4 फीट अंदर बह रहे हैं घर में। तो अब जब ऐसी स्थितियाँ हैं तो ये तो बड़ी भयानक स्थितियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल। ये बात ज़रूर है कि ये जो प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे कई शहरों का संपर्क टूट जाता है। कई शहरों में बेचारे जैसे मजदूर है, किसान है, वो खेत पे काम करने का और बाढ़ में गिरा गया, तो ये एक नेचुरल उसका एक डिजास्टर है कि वो बेचारा संकट में गिर गया। तो ऐसे समय में तो मदद होनी ही चाहिए। लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जब हमको पता है कि भैया संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो आपको ऐसी जगह बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आजकल तो एडवाइजरी जारी होती हैं, कई दिनों पहले छुट्टियां घोषित हो जाती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि साहब ऐसी जगह आप ना जाएं, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड है, पानी गिरा, अरे चलो यार बड़े तालाब घूम के आते हैं, या चलो मौसम का आनंद लेने। अब भोपाल के पास अमरगढ़ एक इलाका है जहाँ जो शाहगंज के पास में लगता है, वहाँ वाटरफॉल बहुत बढ़िया है, लेकिन कलेक्टर, प्रशासन, सब लोग मना करते हैं कि जब उसमें पानी हो तो आप ना जाएं, लेकिन लोग जाते हैं। भोपाल का एक परिवार पिछले दिनों वहाँ फंस गया था और रेस्क्यू उसको किया गया। तो ये बहुत सारी बातें लोग सब जानते हैं, इसमें बहुत ही शिक्षित करने की ज़रूरत नहीं है, समझदार है। और समझदार को एक शब्द में कहूँगा कि सभी गणेश जी, सब बुद्धि के दाता हैं। लेकिन रमेश जी, दरअसल मध्य प्रदेश के 21 जिलों में भोपाल सहित राजगढ़, सीहोर, रायसेन, बालाघाट में भारी बारिश की संभावना, और अभी भी पिछले दिनों भारी बारिश हुई है। और रतलाम की बात करें तो वहाँ भी पानी हुआ है, बहुत तेज़ बारिश की खबरें हैं। सीहोर जिले के इछावर में सड़क भी बह गई, ऐसी खबर आई है। तो सड़कें बह रही हैं,
पुल पुलिया तो अब इतनी ऊंची हो गई कि संपर्क टूटने की खबरें कम आती है, लेकिन सड़कें बहने की खबर एक घटिया निर्माण, माने ये बारिश जो है वो कई चीज़ों को बता के जाती है, अपनी हदें बताती है, घटिया निर्माण को एक्सपोज करती है, लोगों की जो बदनीयती है उसको भी बताती है कि आप जब नदी किनारे घर बनाएंगे तो बह जाएंगे, क्यों बना रहे हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि कितना ज़्यादा करप्शन हो गया है सड़क से लेकर पुल बनाने में। आपकी छोटी सी राय इस पर। राघवेंद्र जी, आपने जो पुल ये जो सड़क बहने की बात की, तो इसमें तो ठेकेदार और सब जो इंजीनियर है ये मिलकर घोटाला करते हैं। आप देखिए बिहार में कितने पुल गिर चुके, क्या मतलब इसके लिए प्राकृतिक आपदा जिम्मेदार है, इसके लिए घटिया कंस्ट्रक्शन जिम्मेदार, और इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो सब इंजीनियर। जी, आपने भी ये कही थी, अगर टाइम हो तो जी समय का, मैं जल्दी से गागर पे सागर भर दीजिए आप। तो देखिए, जो बड़े तालाब के किनारे की बात कही थी, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। मैं कॉलेज पढ़ रहा था तो मैं रोज घूमने जाता था बड़े तालाब के किनारे। तो किसी एक बड़े आदमी ने उसमें अनुमति ली स्कूल की अनुमति कुछ दिन चला के उसको कन्वर्ट करा लिया होटल में। तो इस तरह से जो बिल्डर्स, प्रशासनिक अधिकारी और तीनों मिलकर इन नदियों के कैचमेंट एरिया को जानबूझ के घटा रहा है, और इसके लिए ये पूरे जिम्मेदार है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि सब इस पूरे हम्माम में सब नंगे हैं। और एक और शेर की हम बात करें तो इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। कोई जमानत पर है तो कोई फरार। क्या सरकार, क्या प्रशासन, क्या समाज, सब इसके गुनहगार है। लेकिन विदिशा में सड़क पर 2 फीट पानी की खबरें हैं। रायसेन के मैन मार्केट में 3 फीट पानी बढ़ गया, और रायसेन के साथ साथ सुल्तानपुर और जो बारना नदी है वहाँ बाढ़ आई हुई है। और अभी इस कार्यक्रम के चलते खबर ये भी है कि बारना डैम के भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। बरगी डैम के दरवाजे, सारे गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि बारिश की संभावना को देखते हुए अभी नर्मदा जी का जलस्तर बढ़ेगा। होशंगाबाद में यहाँ काफ़ी पानी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये बहुत सारे खतरे हैं जिस पर सबको सजग रहना है। भूपेश जी, इस पर आपकी छोटी सी टिप्पणी। बहुत अच्छी बात योगेश जी ने कही। नदियों की एक हद है, और हद के ऊपर अगर सरकार एक सख्त कानून बनाए। आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिश टाइम का रेलवे सिस्टम हमारे यहाँ पर है जी, और उसका एक हदबंदी उन्होंने कर रखी है कि आज अगर 200-500 साल बाद भी अगर वो पटरियाँ बिछाते हैं तो 10 से 15 लाइन तक बिछाएंगे तो भी उनके पास जगह है। नंबर 2, जिस तरह से NH के लिए सरकार लैंड एक्वायर करती है और 6 लेन 8 लेन तक जाती है, 10 लेन तक जा रही है, तो वो रोडों को नोटिफाइड करके उतनी जगह वो ऑक्यूपाई कर लेती है। मेरा मानना है कि अगर नदियों की हदबंदी अगर हो जाए कि नदियों का जो बैंक है उस सीमा तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। बिल्कुल, ये सच है कि पहले सारी सभ्यताओं का जो विकास हुआ था वो नदियों के किनारे हुआ था। नदियों के किनारे इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पानी उपलब्ध हुआ करता था। बिल्कुल। आज लेकिन संसाधन इतने हैं कि जहाँ बसाहट होती है वहाँ पानी पहुँच जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, नदियों के किनारे तो हुआ था, तब संसाधन कम थे। अब इतने संसाधन हो गए कि हम नदियों में घर बसाने लग गए। नदियों की और ये नदियों में करना पड़ेगा। आप घर बसाएंगे तो फिर बाढ़ आएगी। भोपाल तो मैं आपकी चीज़ में एक चीज़ अगर अनुमति से जोड़ूं, भोपाल तो शेरों का शहर हो गया, टाइगर का। टाइगर की भी अपनी हदबंदी है, उसकी भी टेरिटरी है। हमने उसकी टेरिटरी में घर बना लिए और फिर टाइगर को मारने की बात कर रहे हैं कि अगर वो आता है तो उसे मार दिया जाए। बना के राघवेंद्र जी सख्त कानून बनाना पड़ेगा। और वो जो आप बैंक छोड़ेंगे उस बैंक पे आप डेंस प्लांटेशन कराइए, कटाव भी रुकेगा, सॉइल इरोजन बंद होगा, वाटर चार्ज रिचार्जिंग बढ़ेगी। और ये सारी जो समस्याएं आज हम देखते हैं कि लो लाइन एरिया में मकान बन गए हैं, या हमने एक बहुत बड़ा डिजास्टर उत्तराखंड में देखा था कि टूरिज्म से पैसा कराने के लिए, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए पूरी सारी नदियों के किनारे होटल्स बन गए थे, और जब बादल फटा वहाँ से तो 25,000 लोग बह गए। बिल्कुल। तो हमें कहीं ना कहीं एक सीमा उनकी बांधनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल, न केवल नदियों की बल्कि तालाबों की भी। और जो मैंने जिक्र किया वाटर बॉडीज हैं, मध्य प्रदेश तो टाइगर स्टेट भी है, टाइगरों की जो टेरिटरी है वहाँ भी हमको घुसने से बचना पड़ेगा, नहीं तो फिर टाइगर तो अपना काम करेगा। उसके बाद सरकारें में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जिसे मैं कहूँगा थोड़ा से सनकी सोल्जर, जो कहते हैं कि अगर टाइगर आता है तो उसे मार दिया जाए। तो हम खुद टाइगरों के इलाके में घुसेंगे और बाद में उसको मारेंगे, तो और ये मुझे लगता है कि चल नहीं पाएगा। जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि एक हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उमाकांत उमराव जी, जब वो देवास कलेक्टर थे तो उन्होंने तालाबों के ऊपर इतना बड़ा काम जन भागीदारी से करवाया था कि पूरे देश में वो मिसाल बना था। जी, तो आज इस तरह के कामों को भी सरकार को टेकअप करके
और इसकी ज़रूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर योजना प्रारंभ की है, जी। लेकिन अमृत सरोवर मेरा मानना है हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में अगर होते हैं तो एक अनुपम मिश्र की बड़ी मशहूर किताब है, आज भी खरे हैं हमारे तालाब, तो वाटर बॉडीज पे इसी बहाने काम होता है। बिल्कुल। तो पहले तो उमाकांत उमराव जी को हम साधुवाद करते हैं और उनका जो आपने जिक्र किया कामकाज के हिसाब से अभिनंदन करते हैं। और उमाकांत उमराव जी जैसे लोगों को और ढूंढने की ज़रूरत है। अगर वो मध्य प्रदेश की सरकारी सेवा में बेहतर काम कर सकते हो तो मुझे लगता है कि उमाकांत मिश्र जी, उमाकांत उमराव जैसे लोगों को ही ये काम का जिम्मा सौंपना चाहिए, जिन्होंने ये साबित किया कि वो तालाबों को, नदियों को बचाने के लिए वो जो यूपीएससी के एग्ज़ाम पास करके आए हैं उसमें पूरा सब कुछ झोंकना चाहते हैं। और ये मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के हीरे हैं जो उमाकांत उमराव जी की आप बात कर रहे हैं। बाकी आपकी छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे याद है 25 एक साल लगभग पहले की बात है, देवास जिले में बहुत काम हुआ था जी। सोख्ता गड्ढे वगैरह बहुत बनाए गए थे, क्योंकि उस इलाके में पानी की बहुत कमी हो रही थी, तो ये सब करके बहुत बड़े बड़े पानी के स्रोत इकट्ठे किए गए थे और ग्राउंड वाटर लेवल बहुत उस समय बढ़ भी गया था। राघव जी, अभी हम नदियों की बात कर रहे हैं, नदियां, बड़ा तालाब, छोटा तालाब, पुल पुलिया, आप देखिए अगर प्रशासनिक स्तर पर आप ढूंढने निकलेंगे तो प्रदेश का कोई शहर शायद ऐसा नहीं होगा जहां छोटे छोटे नालों पर सरकारी एजेंसियों ने दुकानें और मकान नहीं बनाए होंगे। भोपाल में तो कम से कम 20 ऐसी चिन्हित जगह हैं जहां सरकारी एजेंसियों ने दुकानें बना रखी, नाले के ऊपर स्लैब डाल के दुकानें बनी हुई हैं। फिर जब आपदा आती है तो लोगों को तकलीफ होती है। पूरे कई 11 नंबर का मार्केट पूरा उसी के अब ऊपर ये बना तो हुआ है। ये जो आप एक बात राघवेंद्र जी, बस समय खत्म हो रहा जी। अब कहना चाहूंगा कि ठीक है ये सब तो है, मैं ऑप्टिमिस्टिक एक बात करना चाहता हूं कि इस पानी को रोकिए, आप वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ ध्यान दीजिए, सरकार के तरफ हर बात के लिए मत देखिए। पानी कम पड़ेगा तो सरकार आपको 1 बोतल 2 बोतल पानी मुहैया कराएगी। अगर आपको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, अगली पीढ़ी को बढ़ाना है, तो आप भी इसमें अपना योगदान दीजिए, पानी को रोकिए, वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाइए। जी, योगीराज जी आपकी टिप्पणी। देखिए, ये सारे जितने भी विशेषज्ञ हैं इस मामले में, वो ये कहते हैं कि अगला युद्ध जो होगा वो वाटर को लेके ही होगा। तो ये कितना संवेदनशील मसला है और हमारे यहाँ करोड़ों गैलन पानी ऐसा बाढ़ के उसमें चला जाता है, तो इसके मैनेजमेंट के बेहतर उपाय करने चाहिए। और चलते चलते एक बात ज़रूर कहूँगा, जो एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी ने मुझसे कही थी कि हम जब नदी नाले पर पानी आता है, शहर में भी पानी आता है, तो हम उसको क्रॉस करते हैं। उनका ये कहना है कि यदि घूटे घूटे भी पानी है तो भी मत जाइए आप, बिल्कुल, क्योंकि यदि उसमें आप गिर गए तो उठ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। कुल मिलाकर मामला बहुत गंभीर है, हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन समय की कमी है। मैं चारों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। रमेश जी आपको साधुवाद, योगराज जी आपका धन्यवाद, भूपेश जी, उमाकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।